नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की मुलाकात और साथ ही आपको बताएंगे कि रणजीत चौटाला ने सीएम से उनके संत कबीर कुटीर आवास पर यह मुलाकात की है। बता दें कि रणजीत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को दूसरी बार सीएम बनने और सरकार बनाने पर शुभकामनाएं दी। रणजीत चौटाला के साथ उनके पौत्र सूर्य प्रकाश सिंह चौटाला ने भी सीएम से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थानीय निकाय एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक सीएम के संत कबीर कुटीर आवास पर हुई। बैठक में सीएम ने प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकास की कार्य योजना बनाने और लोगों की समस्याओं और जरूरतों को गंभीरता से सुनकर उनका जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उधर बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सदस्यता अभियान के लिए टोली का गठन किया। बीजेपी के सदस्य अभियान लगातार जारी है, जिसको लेकर मोहनलाल बड़ौली ने गठन किया है। अभियान को लेकर टोली का गठन किया गया है। मोहनलाल बड़ौली ने सदस्यता अभियान लगातार जारी है, जिसको देखते हुए उन्होंने टोली का गठन किया है। खबर पलवल से है, जहां निजी स्कूल संचालकों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्य मंत्री गौरव गौतम का जोरदार स्वागत किया गया। स्कूल संचालकों में गौरव गौतम को फूल मालाओं से और गुलदस्ता देने की होड़ लग गई। तो वहीं कार्यक्रम में मंच पर संचालन एसपीएस स्कूल के संचालक सुरेश भारद्वाज ने किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वह तहे दिल से सभी शिक्षाविद का आभार व्यक्त करते हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पलवल की जनता का जो सम्मान लंबे समय से लंबित था, वह हमें भाजपा सरकार ने दिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी है और जो मंत्री बनकर के आप सबके बीच में आए हैं, मैं सब अपने परिवार की तरफ से उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। क्योंकि जब चुनाव चल रहा था तो विपक्ष पार्टियां तरह तरह की और तो गौरव भाई, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो एक परिवार बैठा है ना, एक एक बंदा 5-5 हजार वोट का बैठा है यहाँ पर, तो इन एक भी परिवार को मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इन सब चेहरों को अच्छे ढंग से पढ़ लें, क्योंकि किसी भी चेहरा कोई आपके पास आए काम लेकर के, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जितना भी हाई स्कूल के संचालक बैठे हैं वो सब अलग अलग मीटिंग करते थे। आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग इस समाज की धुरी हो, ये समाज किस तरफ जाएगा, इसकी दशा और दिशा क्या होगी, अगर किसी की नींव आप रखते हो तो ये पूरा परिवार हमारे उसकी नींव रखता है। किस घर में किस प्रकार के संस्कार होंगे, किस प्रकार का बच्चा किस वर्ग में आगे जाएगा, अगर वो कोई नींव रखता है तो वे हमारे गुरुजन रखते हैं, ये परिवार रखता है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उधर मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार विपुल गोयल फरीदाबाद पहुंचे। बता दें कि बदरपुर बॉर्डर से स्वागत का सिलसिला शुरू हुआ और जबरदस्त भीड़ सड़क पर स्वागत के लिए उतरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भारी भीड़ विपुल गोयल के स्वागत के लिए पहुंची है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंत्री बनने के बाद जो है लोग यहां पर उनके स्वागत में पहुंचे हैं और मालाओं से उनका स्वागत किया गया है। बड़ी माला
यानी कि उनको स्वागत के तौर पर भेंट की और सभी लोग पूरे जोश के साथ उनका स्वागत करते हुए दिखाई दिए। तस्वीर आपके सामने। उधर हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर का रविवार को बदरपुर बॉर्डर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रोड शो के दौरान भी राजेश नागर पर लोगों ने फूलों की बारिश की। इस मौके पर नागर ने तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जनता ने जो विश्वास बीजेपी सरकार में दिखाया है उस विश्वास पर सरकार खरा उतरेगी। उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य रह गए हैं उन पर जल्द से जल्द कार्य शुरू करवा दिए जाएंगे और उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को जल्द कराने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग तय कर दी गई है और जो भी अधिकारी समयानुसार कार्य नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अपने धर्मेंद्र प्रधान जी का, अपने विप्लव देव जी का, अपने सुरेंद्र नागर जी का, सुरेंद्र पूनिया जी का, अपने नायब सैनी जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझे एक मंत्री पदभार दिया और एक जिम्मेदारी दी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं इस जिम्मेदारी को जो विश्वास जनता ने मेरे में जताया, जो मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया उस पर खरा उतरूंगा। सामान्य विकास पूरे प्रदेश का करूंगा, अपने क्षेत्र का करूंगा और हरियाणा को मॉडर्न हरियाणा बनाकर हरियाणा को पहला सभी राज्यों में उन्नति और विकास के उस पर पहला स्थान दिलाने की कोशिश करूंगा। उधर विधायक हरेंद्र रामरतन के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। होडल घारमपट्टी में होडल विधानसभा से बीजेपी के नवनियुक्त विधायक हरेंद्र रामरतन की जीत की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पट्टी के बड़े बुजुर्ग गणमान्य लोगों ने नवनियुक्त विधायक का फूलमाला और पटका पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि होडल कार्यकर्ताओं के स्वागत समारोह में पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक हरेंद्र रामरतन ने सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह मेरी जीत नहीं है, होडल की जनता की जीत है, होडल के बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत है। जहां तक होडल में विधायक बनने की बात है, ये जो विधायक बनने की बात है ये यहाँ की समस्त सरदारी माताएं, बहनें और युवा साथी और मेरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता की जीत है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, पार्टी ने मेरे को एक चेहरा बनाकर होडल में भेजा और जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एक बहुत शक्तिशाली आदमी चुनाव लड़ रहा था जो हमेशा अपने आप को या तो डिप्टी सीएम या सीएम का कैंडिडेट बन के उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन होडल की समस्त सरदारी ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने होडल को बचाया है, होडल के विकास को बचाया है और मैं आपको के माध्यम से आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि होडल में बहुत ही विकास के कार्य होंगे। चौधरी किशनपाल गुर्जर जी हमारे यहाँ के सांसद हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं। हम दोनों मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी काम हो, डेवलपमेंट के जितने भी काम है वो सब कराएंगे। उधर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा के पैतृक गांव गंगवा में 10 से अधिक युवाओं का चयन सरकारी नौकरी के लिए हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का सरकारी नौकरी के लिए चयन होना गांव के लिए गर्व की बात है। सरकारी नौकरी का समाचार मिलने पर गांव में लोग एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। बता दें कि चयनित युवाओं ने बताया कि बिना खर्ची बिना पर्ची के उनका चयन सरकारी नौकरी के लिए हुआ है। मेरा सिलेक्शन पटवारी लैंड रिकॉर्ड्स में हुआ है और मैंने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू की थी। लगभग 2 साल का टाइम लग गया। वो 2 साल इसलिए लग गए क्योंकि जो भर्ती रोको गैंग है, जो एक पार्टी विशेष है जो कि राजनीतिक में विपक्ष पार्टी है, वो भर्ती रोको गैंग को सपोर्ट करती थी और वो बार बार में छोटी छोटी जो गलतियां थी ना सीईटी के अंदर, उसको लेके कोर्ट में चले जाते थे, जिस कारण 1 साल पूरा डीजीपी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इसके लिए जो सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची मुझे नौकरी लगने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पहले भी मेरा 2021 में हरियाणा पुलिस कमांडो के लिए हुआ था, उसमें मैं पॉइंट कुछ से रह गया था, तो अब इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
और मैं इस सरकार में बतौर अभी ऑडिटर के पद पर चयनित हुआ हूं जी। सबसे पहले मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने अपनी जो उनकी नीति थी, जो उनका नारा था बिना पर्ची बिना खर्ची, उसको चरितार्थ किया है जी। और मैं मेरे आने वाले आगे जो मेरे भाई बहन तैयारी करते हैं उनको मतलब एक अवसर के तौर पर इस सरकार की नीतियों के तहत मौका मिलेगा। इसके लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। और आने वाले जो मेरे साथी हैं जो अभी लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इस सरकार की नीति थे वो। और हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि बिना खर्चे और बिना पर्ची हमारे गांव में 15 के लगभग अब लगे हैं। इससे पहले भी काफ़ी बच्चे लगे हैं बिना खर्चे और पर्ची के। तो सरकार ने जो वादा किया है, जैसे सरकार ने नायब सिंह सैनी ने वादा किया था भी मैं शपथ लेने से पहले इन बच्चों को वो दूंगा, तो वो सरकार ने वादा पूरा किया है। और हमारे गांव के लिए तो बहुत गर्व की बात है। क्यों आज जो ये इंटरव्यू चल रहा है ये मेरी सिलेक्शन के उपलब्ध पे चल रहा है। वैसे कभी सोचा नहीं था कि इंटरव्यू ही होगा, ऐसी पोस्ट पे सिलेक्शन होगा कि विदाउट पैसे लगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। लेकिन सरकार ने जो अपनी कहनी और कथनी में कोई फर्क ना रखते जो काम किया है, उसके तहत आज मुझे ये अवसर मिला, जिसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे गांव में इस अवसर पर करीबन 15 से 20 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। कलरा के कांस्टेबल, ग्राम सचिव, पटवारी, ऑडिटर, कुछ इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट तक बिना पैसे के सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही गरीब से गरीब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि उस घर से कोई जॉब भी जाएगा। वो बच्चे आज सिलेक्शन में है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सरकार ने जैसा कहा था कि मैं अपनी शपथ से पहले, सीएम साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपनी शपथ से पहले अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश के व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने वैश्य समाज के प्रतिनिधियों की मीटिंग लेने के उपरांत निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कहा कि अग्रोहा धाम में 10 नवंबर को विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों लोग भाग लेंगे। अग्रोहा धाम में 30 करोड़ रुपए की लागत से महाराजा अग्रसेन के नाम पर 2 संग्रहालय बनाए गए हैं। बता दें कि 1300 सीटिंग का ऑडिटोरियम बनाया गया है। बजरंग गर्ग ने कहा कि अग्रोहा धाम में 125 एकड़ में जो महाराजा अग्रसेन जी का महल था, जो टीले के रूप में बदल चुका है। सरकार ने अग्रोहा टीले की खुदाई करवाने की घोषणा करने के बावजूद अभी तक खुदाई का काम शुरू न करने से वैश्य समाज में रोष है। सरकार को अपनी घोषणा के अनुसार तुरंत प्रभावी टीले से जो है खुदाई का काम शुरू करना चाहिए। अग्रवा धाम में 10 नवंबर को 41वां विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जो हर साल वार्षिक मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेले में भाग लेंगे। और अग्रवा धाम के अंदर आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं। उधर नारनौद में आरक्षण में वर्गीकरण के मामले को लेकर बीजेपी नेता सुनील पाल वाल्मीकि ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वंचित समाज के लोगों ने सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार जताया है। सुनील पाल वाल्मीकि ने जानकारी देते हुए कहा कि 2005 में कांग्रेस सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको लागू नहीं किया। पिछले 18 सालों से हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि पिछली योजना में जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने इसे लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन आचार संहिता लग गई थी। कल एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है कैबिनेट में पास, जो एक हमारी 1900 से एक डिमांड थी कि जो 1994 के अंदर चौधरी बजरलाल जी ने हमें ए बी प्रदान की थी। ए में समाज जाति की 6 जातियां थी, बी में और ए में 36 जातियां थी, जिसमें वाल्मीकि, ढेया, सिकलीगर, सहसी, दाणक तकरीबन 36 जातियां थी। और जैसे ही कांग्रेस 2005 के अंदर कांग्रेस सरकार आई तो एक सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया
नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। सिरसा जिले के 119 गांव और शहर के 4 वार्डों को आज नशा मुक्त घोषित किया गया है। लोगों को नशे की गंभीरता के बारे में जागरूक करने के लिए युवाओं पर नाटक का मंचन भी किया गया, जिसे उपस्थित जनों ने खूब सराहा है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ और सिरसा में सभी गांव और शहर के वार्डों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इसके बाद शहर के परशुराम चौक से लेकर रानिया चुंगी तक जागरूकता रैली निकाली गई। देखिए कि सिरसा जिले में हमने अब तक 119 गांव और 4 वार्ड को नशा मुक्त करवाया है, तो उसी के संदर्भ में आज एक ये कॉन्फ्रेंस और सभी सरपंच और एमसीस और समाज सेवी और कुछ एसोसिएशन के प्रधान आए थे। उनसे फीडबैक लिया गया कि जो उनके गांव हमने नशा मुक्त करवाए हैं तो उनमें क्या नशा फिर से तो नहीं पनपा, और हमारा स्टार्टिंग से ये उद्देश्य रहा है कि हम इसे एक जन आंदोलन बनाएं, पीपल मूवमेंट बनाएं। और आज इन्हीं सभी सरपंच भाई को बहनों को हम एक अवेयरनेस रैली भी निकालेंगे उस एरिया में जो कि नशे से ज़्यादा प्रभावित हैं। उधर सीबीएसई नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता इंटर यूनिवर्सिटी स्विमिंग प्रतियोगिता में पदक जीतकर लौटे सक्षम और प्रियांशी और सोनू दलाल का शहर की एचएल सिटी स्थित चैंपियंस इक्विटी एकेडमी के तैराकों ने सीबीएसई नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 2 सिल्वर और 1 कांस्य सहित 5 पदक हासिल किए हैं। तो वहीं सीबीएसई नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 11 से 14 अक्टूबर तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता के 52 अंडर 17 ग्रुप में सक्षम ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। आज यहाँ एचएलसीटी स्विमिंग पूल तरणताल पर चैंपियन एक्वेटिक एकेडमी में 3 बच्चों का हमारे जो स्वागत किया गया है। जो स्कूल नेशनल में 5 मेडल हमारी एकेडमी के बच्चे लेके आए हैं, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में अभी संपन्न हुई है, जिसमें 5 मेडल में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, जिसमें हमारी प्रियांशी दलाल और सक्षम मलिक 2 बच्चे ये मेडल लेके आए हैं। और एक इंटर कॉलेज में हमारे एमडी यूनिवर्सिटी का लड़का हमारा बहादुरगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज से ही है, सोनू दलाल, वो 6 मेडल जीत के आया है, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। उधर बहादुरगढ़ से बीजेपी नेता दिनेश कौशिक ने पुलिस अधिकारियों को खुली चुनौती दी है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि अगर मेरे कार्यकर्ता का चालान काटा तो मेवात में तबादला होगा। रविवार को बुलाए कार्यकर्ता सम्मेलन में दिनेश कौशिक ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि मेरा वजन 60 किलो है, पर यह 60 किलो सब पर भारी पड़ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई चालान काटे तो बात करा देना, और कोई बात ना करे तो इसके कान पर फोन लगाकर मेरी बात करा देना। तो चलाना वाले है ना, ये तो कई बार हेलमेट ना लाओते, भाई का ठीक कागज ना रखते, मोटरसाइकिल ना रखते, कागज शांत रखा करो, पर हेलमेट की तब कह दिया करो, नाम ले दिया करो, मेरी बात करवा दिया करो, जबरदस्ती कान का फोन ला दिया करो। और भाई सुनो, और कोई फिर भी थाना चलाना नंबर नोट कर लियो भाई रे, आड़ बांधड़ नहीं छोड़ूंगा, इस बात ने लिख लियो। 22 अधिकारी का जब आप यूं कहते हो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और फिर भी आपका चलान करता था, उसका नंबर नोट कर लियो, ठीक है, आपका नंबर दे दूंगा भाई, अपना मेवात मचाएगा भाई, और बादल नहीं पाओगा भाई। कार्यकर्ताओं के लिए जीऊंगा और कार्यकर्ताओं के लिए मरूंगा। अंबाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अंबाला शाखा का पथ संचलन हुआ है। आपको बता दें कि सभी सदस्यों ने शक्ति और शस्त्रों की पूजा की है और पूरे शहर में संचलन किया है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी शिरकत की। अनिल विज ने आरएसएस के सभी सदस्यों पर फूलों की वर्षा की। आज
हमारे अम्बाला छावनी नगर का संचलन कार्यक्रम था। ये एक तरह से हमारा जो है शक्ति दिवस भी रहता है। इस दिन हम शक्ति की पूजा करते हैं, शस्त्रों की पूजा करते हैं। सामान्यतः विजयदशमी पे रहता है। हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसकी स्थापना सन 1925 में दशहरे के दिन हुई थी। तो उसी निमित्त जो है प्रतिवर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। तो यह उत्सव इस बार जो हमने 20 तारीख आज जो है मनाया है, और इसमें हमारे घोष का प्रदर्शन रहता है। उसके साथ ही नगर के अंदर संचलन निकालते हैं, जिसको हम रूट मार्च भी कहते हैं, जिसमें कि स्वयंसेवकों के अनुशासन का, उनकी कर्तव्य परायणता का और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन होता है कि कैसे छोटे छोटे बालक बिल्कुल एक पंक्ति के अंदर सीधे होकर चलते हैं। कोई आवाज लगाए, कोई कुछ बुलाए, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। संघ की दृष्टि से मेरे पास नगर सेवा प्रमुख का दायित्व है। अपना मैं समाज के सभी सामाजिक संस्थाओं, बाजारों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमारे संचलन जो हमारा निकला उसका पुष्प वर्षा से और जय घोषों से बहुत अच्छा स्वागत किया। मैं सभी अपना गीता गोपाल, अपना सराफा बाजार एसोसिएशन, कबाड़ी बाजार एसोसिएशन और ये अपना क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और मंदिरों की संस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं, और सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारा पुष्प वर्षा से बहुत अच्छा स्वागत किया। खबर कैथल से है, जहां पराली जलाने के मामले में सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किए कि साथ ही किसानों के खिलाफ पराली जलाने के संदर्भ में केस दर्ज किए गए हैं, उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाए। तो वहीं कैथल पुलिस ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो वहीं डीएसपी बीरभान ने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुसार उन्होंने संबंधित थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के ऊपर पराली जलाने के मामले दर्ज हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। बता दें कि पराली जलाने वाले 11 किसानों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 11 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सीएस सर से यही निर्देश हमें मिले हैं कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, और जो स्टबल बर्निंग के केसेस आ रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल रोक लगानी है। तो सर अब तक कितने सर केस आ चुके हैं सर, क्या कुछ कार्रवाई की गई? कैथल में अब तक 123 रिपोर्टेड केसेस हैं, जिसमें से 40 नोट फाउंड हैं, और जिसमें जो डिफरेंट केसेस हैं 17 के बाद जो भी केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर करवाई जा रही है, और उससे पहले जितने भी केसेस आए हैं उनके ऊपर फाइन लगाया जा चुका है, और तकरीबन 1,57,500 का फाइन कलेक्ट किया जा चुका है। अब तक कैथल में 123 स्टेबल बर्निंग के मामले आ चुके हैं, जिसपे हमने 63 पे फाइन कर लिया है 1,57,000 रुपए, और अब तक 11 एफआईआर कर दी। तो एफआईआर में सर कोई गिरफ्तारी वगैरह अभी तक हमने दी हैं और अभी अंडर प्रोसेस हैं, अभी चल रही है। सर मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात की जाए तो रेड एंट्री कर मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रेड एंट्री हमने 43 फार्मर की रेड एंट्री कर दी है। तो क्या रहेगा 2 साल तक सर फसल में? हाँ, 2 साल तक वो फसल नहीं बेच पाएंगे। तो क्या सर किसानों से क्या अनुरोध रहेगा? किसानों से यही अनुरोध है कि पराली का इसमें सरकार की तरफ से बीसी हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मीटिंग ली गई है सभी अधिकारियों की, और अधिकारियों को विशेष हिदायत दी गई है कि जितनी भी प्राथमिकी पराली जलाने के संबंध में दर्ज हुई हैं, संबंधित थाना को सख्त से सख्त हिदायत दी जाए कि वो उनको। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।